हेलो एवरीवन। सो हमने पिछले लेक्चर में कैपरॉन कोल्सेज इक्वेशन को डिस्कस किया था। हमने ये चीज बताई थी कि एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम के लिए वर्क करती है। ठीक है, उसमें हमने लिक्विड और गैस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेटेड फॉर्म निकाल के उसको बोल दिया था कि वो कैपरॉन कोल्सेज इक्वेशन है। ये हमारे लास्ट लेक्चर में हुआ है। आज के लेक्चर में हमें इसी के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करना है, मींस एप्लीकेशंस ऑफ कैपरॉन कोल्सेज इक्वेशन। तो हमारी आज की हेडिंग होगी एप्लीकेशन ऑफ कैपरॉन कोल्सेज इक्वेशन। एप्लीकेशंस ऑफ कैपरॉन क्लॉसियस इक्वेशन। कैपरॉन कोल्सेज इक्वेशन क्या एप्लीकेशंस, ज्यादा नहीं, इसके कोई ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं। कैपरॉन ध्यान में अगर रखें हमें, तो हमने यही बात की थी कि दो फेजेस होने चाहिए। ठीक है, बाद में हमने ये चीज बोली कि हाँ, फेजेस के बारे में हम लोग जो हमारी अगली यूनिट है फेज इक्विलिब्रियम, उसमें हम एक डिटेल्ड डिस्कस करेंगे, एक लेक्चर उसके ऊपर होगा। सो दो फेजेस होंगे एक कंपोनेंट सिस्टम के लिए। एक कंपोनेंट, जैसे हमने कल वाटर को कंसीडर करा था, तो वाटर में हमने बोले थे तीन फेजेस बनते हैं, मेनली मैक्सिमम तीन फेजेस होंगे, जिसमें से सॉलिड इन टर्म्स ऑफ आइस, ठीक है, लिक्विड और गैसियस माने वेपर फॉर्म में होगा। ठीक, तो हम किसी दो फेज को लेके उनके बीच में क्या कर रहे थे, रिलेशन निकाल रहे थे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। यही चीज हमारे फेज रूल में जो आगे फेज इक्विलिब्रियम हमारा चैप्टर है, देखो चीजों को रिलेट करना है। ठीक है, एक यूनिट दूसरी यूनिट, क्योंकि हम देखो मेनली जो है कुछ कुछ यूनिट जो है एक यूनिट दूसरी यूनिट से रिलेटेड नहीं है, सारी यूनिट्स अलग अलग है। जैसे इसके आगे हम अगर कोलाइडल स्टेट पढ़ेंगे, ईएमएफ पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। लेकिन जैसे हमने अभी फर्स्ट यूनिट पढ़ी जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जस्ट बाद उसके फेज इक्विलिब्रियम, तो ये दोनों यूनिट एक दूसरे से कई मायने में, क्योंकि इसके फेज इक्विलिब्रियम के कई टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट यूनिट में आ गया है, जो कि हमने कैपरॉन कोल्सेज पढ़ लिया। मेनली ये होना चाहिए था सेकेंड यूनिट में। कई लोग जो है फर्स्ट यूनिट में नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी पढ़ा देते फर्स्ट यूनिट में, बल्कि सेकेंड यूनिट में है नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसको भी हम थर्मोडायनेमिकली प्रूव करेंगे। जस्ट बिकॉज कि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, सिलेबस के लाइन वाइज पढ़ना है, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, नहीं तो हम इसको सेकेंड यूनिट डाल के भी इसको स्टार्ट कर सकते थे। तो अभी फेजेस के बारे में अगर हम यहाँ ध्यान दें, तो फेजेस क्या बताए गए कि फेजेस, थोड़ा सा अगर डिफिनेशन आपको बताऊं, अगर थोड़ा फेज समझने में कोई दिक्कत है, तो फेजेस एक होमोजीनियस, और ठीक है, लेकिन एनी सिस्टम बोल सकते हैं, एक सिस्टम जो कि एक होमोजीनियस सिस्टम होगा, लेकिन फिजिकली उसके पार्ट डिफरेंस होंगे। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जब दो मिक्सचर एक दूसरे से मिल जाए, मिक्स हो जाए, और हम उनको डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, ठीक है, वो होमोजीनियस हो गया। जैसे हमने पहले पढ़ा है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते थे जो कि एक दूसरे से घुल जाते थे। जैसे कि अगर हमने वाटर में सॉल्ट को अगर मिला दिया, मिक्स करा, तो हम एक टाइम बाद सॉल्ट और वाटर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं पा सकते हैं, मैकेनिकली बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम नमक को पानी से अलग करते हैं। भाई समुद्र से भी तो नमक अलग होके आता है ना हमारे पास, तो पानी से ही तो अलग हो रहा है ना। तो ऐसे ऐसे हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं, समुद्र का पानी उठा के देखोगे, ऐसे करके देखो तो नमक नहीं झर रहा होगा उसमें से। ठीक है, तो वो भी होमोजीनियस सोल्यूशन है जिसके दो डिफरेंट पार्ट्स तो है, लेकिन वो हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं एज अ नॉर्मली। बट अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस सोल्यूशन की, तो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन क्या हो गया, जैसे हमारा वाटर है, वाटर में तुमने एक मुट्ठी भर के चावल डाल दिए या फिर एक मुट्ठी भर के तुमने रेत डाल दी, तो क्या अब इसको आप छन्नी से छानेंगे तो अलग नहीं हो जाएगा, हो गई। नॉर्मली अपने घर में चाउमीन उबालते हैं पानी में डाल के, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है भाई, उसको बाद में हम अलग कर सकते हैं, उसमें कोई हमें डिफिकल्टी होगी ही नहीं। तो फेजेस ऐसे सिस्टम होता है जो कि एक होमोजीनियस है। जैसे कि हम मान के चलें कि हमारा ये वाटर है, ठीक है, वाटर है, इसी में हम वाटर भी क्या ही मान रहे, चलो
हमने एक आइस मान ली, एक आइस का क्यूब मान लिया कि एक आइस का क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। और इसी से क्या आ रही है, वेपर निकल रही है। हमें मालूम है अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो इससे क्या होने लगता है, वेपर निकलने लगता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसमें दो फेजेस अभी हमें शो हो रही हैं। हम अगर लिक्विड वाले फेज को, स्टेट को अगर हम ना देखें, तब की ये बात है कि इसमें से गैस निकल रही है, ठीक है, वेपर के फॉर्म में। तो वेपर किसका बन रहा है, वाटर का ही बन रहा है, कंपोनेंट ही है, ठीक है, एक ही कंपोनेंट है, वाटर का ही है, ठीक। तो क्या हो रहा है फेजेस में, एक तो ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या है, तुम इसको अलग नहीं कर पा रहे हो भाई, तुम आइस को वेपर को ऐसे क्या अलग अलग देख रहे हो क्या, अलग अलग कर पा रहे हो क्या, नहीं। तो ये फेज हो गया जिसके हमें दो डिफरेंशिएट पार्ट तो दिख रहा है कि हमारा आइस है और वेपर है, लेकिन तुम इसको अलग ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। कई कई केसेस में तो दिखता भी नहीं है कि वहां पे वेपर निकल रहा है ऐसा। अरे हम तो फेज पे आ गए थे। चलो, कैपियन कॉल्सियस में हमने कल लिक्विड और वेपर के केस में एक इंटीग्रेटेड फॉर्म निकाली, हमने बताया कि यही कैपियन कॉल्सियस इक्वेशन है। तो एप्लीकेशंस जो है इसकी, तो हमारी पहली एप्लीकेशंस तो यही है, लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम उसके वजह से कि हमारा क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, अगर नहीं आता मैंने किसी ईयर के पेपर में देखा था, मुझे ध्यान नहीं है वो ईयर 2017 या फिर 16 के पेपर में है, उसमें बस ये पूछा है, उसमें पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, थोड़ा क्वेश्चन उसने घुमाया है। उसमें उसने ये नहीं बोला है कि आप डिराइव द कैपियन कॉल्सियस इक्वेशन। कई पेपर्स आप अगर देखेंगे, क्योंकि अनसॉल्व आ चुकी है, आप लोग जाके ले सकते हैं, तो उनमें अगर आप देखते हैं तो उन पेपर्स में आपको दिखेगा कैपियन कॉल्सियस इक्वेशन डायरेक्ट दिया है, लेकिन एक 2017 का है मेरे हिसाब से, उस पेपर में ऐसा है कि कैपियन कॉल्सियस इक्वेशन एकदम नॉर्मल नहीं दिया, उसमें सब लिखा है कि आप पहले लिक्विड वेपर के इक्विलिब्रियम में बताओ, फिर लिक्विड सॉलिड के इक्विलिब्रियम में बताओ, फिर सॉलिड वेपर के इक्विलिब्रियम में बताओ। तो ठीक है, तो हमने जब जहां डिराइव किया था, एज वी नो दैट, हम लिखे अगर वी एज वी नो दैट, हमें क्या पता है इसमें क्या हुआ था कि हमारे पास जो इक्वेशन थी डीपी बाई डी वाली, तो मैंने हिसाब से फ्रॉम इक्वेशन स्टार था मेरे हिसाब से, ये मुझे ध्यान नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन स्टार डीपी बाई डी क्या था, एच वेपराइजेशन, क्योंकि लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है, वेपराइजेशन अपॉन टी और ब्रैकेट के अंदर वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एंड इट्स इंटीग्रेटेड फॉर्म, इट्स इंटीग्रेटेड फॉर्म, इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या होता, जब हमने इंटीग्रेटेड फॉर्म निकाला था इसका, ln P2 by P1 is equal to delta H vaporization upon R, वॉल्यूम का टर्म क्या हो गया था इसमें से, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये इक्वेशन निकली थी इंटीग्रेटेड फॉर्म। बस इसी इक्वेशन का यूज है, आपको प्रेशर पता होगा, टेम्परेचर पता होगा, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कांस्टेंट होगी, आर हमें गैस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मालूम है, टेम्परेचर T1 और T2 हमें पता होगा, तो हम उसमें का क्या निकाल सकते हैं, इसमें हम मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें नहीं पता कि कौन से उसमें निकल रहा है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास प्रेशर की वैल्यू होनी चाहिए और टेम्परेचर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो आर तो हमारा गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो देगा ही। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन यही है कि वेपर लिक्विड के केस में ये आया हमारे पास इक्वेशन, और दिस इक्वेशन तो हम इसके आगे लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू calculate the molar heat of vaporization,
वेपराइजेशन डेल्टा एच वेपर ऑफ अ लिक्विड का हमें मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें पता चल सकता है इफ वी नो दैट द वेपर प्रेशर, अगर हमें वेपर प्रेशर और टेम्परेचर मालूम पड़ेगा, इफ वी नो द वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर हमें वेपर प्रेशर और टेम्परेचर पता चलता है तो हम वेपर हीट ऑफ वेपराइजेशन मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ये हमारा हो गया लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें भी दो फेज दिख रहा है, एक लिक्विड है और एक वेपर है। अगला हमारा ले लें सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, ले लें। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम ले लें तो हम जहां पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ले रहे थे, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सॉलिड। इक्वेशन नंबर स्टार्ट। अगर आपको निकालने के लिए भी, डिराइव करने के लिए भी बोलता है ना, तो जैसे कि हमने वहां से जहां से शुरू करा था गैस और लिक्विड का, वहां से गैस लिक्विड की जगह पे सॉलिड करते जाना, बीएल की जगह पे बीएस कर देना पुट। बस एक याद रखो, उसके बाद टर्म्स अपने दिमाग में रखो और उसके बाद सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, और अगर हमें इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, अब क्योंकि वहां वेपराइजेशन हो रहा था और हमें मालूम है अगर सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा होता है तो क्या होता है, सब्लिमेशन। कल भी इस चीज को लेके मेरे हिसाब से मैंने शायद डिस्कस करा था पिछले लेक्चर में भी कि सब्लिमेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन, द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर, the gaseous state, solid is direct changes into gaseous state, then that process is known as sublimation। माने sublimation वो प्रोसेस है जहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है वेपर में बिना लिक्विड में चेंज हुए, जिसकी मैंने बताई थी अगरबत्ती। भाई अगरबत्ती है, जलती है जब अगरबत्ती तो डायरेक्ट वेपर में चेंज होती है बिना लिक्विड में चेंज हुए। अगर बाय चांस तुम आइस सोच रहे हो तो बिल्कुल मत सोचना भाई, आइस को जब हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं ना तो साथ में वो क्या होता है, लिक्विड में भी, लिक्विड स्टेट भी उसकी आती है, लिक्विड स्टेट में भी आता है, फिर वो वेपर उड़ता है, मतलब 3 स्टेट हो जाती है साथ में। तो सब्लिमेशन भाई वो प्रोसेस होता है जहां से सॉलिड डायरेक्ट हो जाती है गैस में चेंज। कई लोग इनका कैम्फर भी एग्जांपल देते हैं। कैम्फर क्या, हमारा कपूर जब जलता है ना, तो कपूर जब जलता है तो उसके साथ साथ क्या धुआं निकलता है। ठीक है, तो इधर तो हम लोग जो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन था, हेयर इज मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन इज नॉट, हेयर इज मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन SUB। इसको नीचे भाई ये तो लिख लेना कि दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन SUB ऑफ अ लिक्विड नहीं, ऑफ अ सॉलिड, ऑफ अ सब्सटेंस लिख लो या सॉलिड लिख लो, सब्सटेंस लिखो, ऑफ अ सब्सटेंस। इफ वी नो द वेपर प्रेशर, वेपर नहीं, इफ वी नो द प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब ये लिखा करो ना तो, सॉरी मैंने ये कई जगह पे नहीं लिखाया है, ध्यान देना कि अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन जैसे तुम्हारी बन के रेडी हो गई, यहाँ तैयार हो गई है, तो इनके आगे ये लिखते जाया करो, क्योंकि मैंने सब जगह नाम तो बताया ही है। तो यहाँ पे वेपराइजेशन था, इसको भी काट के सब्लिमेशन करो। तो H वेपराइजेशन था, यहाँ पे SUB है सब्लिमेशन, तो इसके आगे भी लिखो कि हमने जो लिखा है वेयर मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। मैं क्योंकि बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ, सो मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको ये चीज लिखनी है। ठीक, और इसमें T क्या है, VG क्या है, वॉल्यूम ऑफ
1 mole of gas, Vs volume of 1 mole of solid, T क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, ये लिखना है आपको। अब हमने सॉलिड वेपर में देखा, हम सॉलिड लिक्विड में देखेंगे। ध्यान देना एक चीज का, वॉल्यूम ऑफ गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ, ग्रेटर, मच ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये मैंने कल डिस्कस करा था। तो जहां पे हमने ये चीज बताई थी ना, जहां पे हमने लिक्विड के वॉल्यूम को, जब हम लोग लिक्विड और गैस का ले रहे थे, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को हमने नेग्लिजिबल बना दिया था, क्योंकि भाई वॉल्यूम ऑफ गैस इज मच ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड ऑल्सो मच ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देन बट जब सॉलिड और लिक्विड का केस आता है, ये चीज मैंने कल भी बताई थी, जब सॉलिड और लिक्विड का केस आता है तो हमारा सॉलिड की वॉल्यूम ज्यादा होती है। इसको मैंने बोला था कि इतना मुझे इसके बारे में डीपली नहीं पता है, ठीक है। तो सॉलिड की वॉल्यूम जो होती है वो लिक्विड के वॉल्यूम से जो होती है मच ग्रेटर होती है, जिस वजह से हमारा जो है, लिक्विड लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ गैस की जगह पे, जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं, क्यों नेगेटिव टर्म हो जाता है, ठीक है। लिक्विड जो है ज्यादा हो जाता है, ये नेगेटिव, तो हम उसका इंटीग्रेटेड फॉर्म नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन का इंटीग्रेटेड फॉर्म नहीं निकल के आता है, और इसकी जगह पे सब्लिमेशन, हम क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, सबको मालूम है, यहाँ पे मेल्टिंग मेल्टिंग हो रही है, ठीक है। और नहीं चल रहा, इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म नहीं होता है, तो अगर इसको अपने एप्लीकेशंस में भी हम नहीं लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप अगर 2 एप्लीकेशंस भी लिखते हैं तो, क्योंकि इसका कोई वर्क ही नहीं है, पहली बात सॉलिड लिक्विड, ये तो बस मैंने बता दिया कि ये करना है, ये होता है, लेकिन इसका कोई वर्क नहीं है। इसको फ्यूजन कल बताया था, फ्यूजन, FUS, फ्यूजन। इट्स integrated form is not possible because volume of solid, इसको VS कह रहे, is not ignored in comparison of volume of liquid, VL। लिक्विड के कंपैरिजन में सॉलिड को हम नहीं, उसके वॉल्यूम को नहीं करते, तो भाई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता लिक्विड और सॉलिड में, लेकिन गैस में बहुत ज्यादा ही स्पेस होती है, ठीक है। तो ये था हमारा कैल्विन-क्वार्ट्ज इक्वेशन, ठीक है। ये इसके 3 एप्लीकेशंस थे। सो हमारी यूनिट आज यहाँ खत्म होती है, फर्स्ट यूनिट जो थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम स्टार्ट करेंगे फेज इक्विलिब्रियम, जो कि हमारी सेकंड यूनिट है। तो जितना भी हुआ हम पूरे को सबको रिवाइज कर लेना, सारी चीजें, जो ना है उसको आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। ऐप में भी जाके आप, जो हमारा विजय धनुष अकेडमी ऐप है, उस पे आप जाके पूछ सकते हैं कोई क्वेरी, या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। बाकी ये आपका एप्लीकेशन ऑफ कैल्विन-क्वार्ट्ज इक्वेशन है, ठीक। और ठीक है, चीजों को रिवाइज करते रहिए, और अनसॉल्व में जितने भी मैंने जितना भी पीछे का करा है, वो सारे अनसॉल्व में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है।
मोस्टली इंपॉर्टेंट बताया जाए तो कैप्लन कॉल्सेज इक्वेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, गिब्स हैम्पटन इक्वेशन डायरेक्ट आता है, ठीक है। एंट्रोपी, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी डायरेक्ट आता है, और जितने भी इम्प्रूवमेंट हुए हैं छोटे मोटे उन सबको आप रिवाइज करते चलिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।